कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो भी बेलमेंट है। जब मैं आपको ये कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी एक बेलमेंट है, तो आप ये कहोगे इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होने वाला है और यहाँ पे भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने वाली है। मैं बोलूंगा हाँ, यहाँ पे भी पर्पस पूरा होने पे आपको वो चीज वापस मिल जाएगी। मैं बोलूंगा हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है तो दोनों को अलग क्यों किया गया है? एक ही रीजन से कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पर्पस कोई भी हो सकता था, जो आपने गुड्स ट्रांसफर किए उसके पोजीशन के। लेकिन प्लेज में वो पर्पस सिर्फ एक है, पर्पस हो जाता है सिक्योरिटी। पर्पस हो जाता है क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी किसी चीज को गिरवी रखना किसी लोन के अगेंस्ट। यानी अगर हम कल उठ के किसी गोल्डमैन के पास जाके किसी बैंक के पास जाके गोल्ड को गिरवी रखते हैं और उससे लोन लेते हैं, तो उस लोन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहते हैं। क्योंकि उस प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गोल्ड था उसका पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, बैंक का गोल्ड हुआ नहीं है। लेकिन अगर हमने वो पैसे नहीं चुकाए समय पे तो बैंक शायद हमारा गोल्ड को बेच सकता है, तब नहीं तो नहीं। तो यानी बैंक को जो गोल्ड मिला है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी सेफगार्ड करना। तो ये भी तो बेलमेंट हुआ। हाँ सर, लेकिन ये भी बेलमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे भी आप कोई पोजेशन ऑफ गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो फॉर पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाए आपको गुड्स वापस मिल जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्लेज कहेंगे। प्लेज यानी क्या? प्लेज यानी कोई चीज को गिरवी रखना। तो चीज क्या होगी गौतम? गुड्स। और जब वो गिरवी हुई चीज गिरवी रखी हुई चीज के सामने का लोन चुका दिया, परफॉर्मेंस पे हो गया, परफॉर्म हो गया, तो हमें वो चीज वापस मिल जाएगी। तो डेफिनेशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन को अगर मैं आपको दिखाऊं, इस डेफिनेशन को देखो, इस इमेज को देखो। अपने डेफिनेशन को पढ़ा होगा। यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये वर्ड था, एज वॉट। एज वॉट। बेलमेंट में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ सिक्योरिटी हो सकता है। डू यू अग्री? बेलमेंट में तो हमने गेहूं के लिए दिया, बाटा के लिए दिया, हमने स्टिचिंग के लिए दिया, हमने सर्विसिंग के लिए दिया, हमने रिपेयरिंग के लिए दिया, भाड़े पे दिया, 500 रीजन से दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रीजन से देते। नंबर दो, बेलमेंट पे बेलर बेली कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसे? ऑनर एंड पॉनी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। सामने आपको गोल्ड दे के जब हमने पैसा लिया उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस। इस एग्जाम्पल को पढ़िए सब लोग। एग्जाम्पल पर विश्वास।
आई होप आपने पढ़ लिया होगा। Since pledge is a special kind of bailment, therefore all the essentials of bailment are also essentials of pledge. दोनों के essentials एक ही हुए देवयानी। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक शब्द आएगा सिक्योरिटी, बाकी तो सब वो भी सेम है। गुड्स होना चाहिए, गुड्स शैल बी इन एग्जिस्टेंस, देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजर, सब सेम है। बेलमेंट और प्लेज में सिर्फ एक ही फर्क था कि यहाँ पे सिक्योरिटी वाज द पर्पस। अब आता है राइट्स ऑफ ऑनर पॉनी। पहले जी, कल आपके लेक्चर में आपने राइट्स ऑफ बेलर बेली देखा था, उसी के कंपैरिजन पे ऑलमोस्ट सेम होगा, कुछ 19-20 फर्क होगा राइट्स ऑफ ऑनर प्लेज। तो यहाँ पे आप देखोगे this is the extent of the chapter and the chapter gets over। मैं चाहता हूं कि मैं डिस्टिंक्शन में पहले आऊं जिससे आपको पूरे बिल में क्लैरिटी मिल जाए। with this and then we will shift to rights and duties। नंबर 1, बेलमेंट वर्सेस प्लेज का मीनिंग वापस पढ़िएंगे तो आपको याद आएगा। सम पर्पस, कोई भी पर्पस है, मतलब एनी पर्पस, यहाँ पे सिक्योरिटी इज अ पर्पस। नंबर 1 फिनिश्ड। पार्टीज, यहाँ पे बेलर कहते हैं ओनर को और बेली कहते हैं जिसको दिया उसे। यहाँ पे ओनर को पॉनर और बेल और दूसरे पार्टी को पॉनी कहते हैं। बोला हाँ या ना। नंबर 3, फॉर एनी पर्पस, यहाँ पे फॉर ओनली सिक्योरिटी इज अ पर्पस, वापस रिपीट किया उन्होंने। कंसिडरेशन, बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने देखा था ग्रेडिटेस बेलमेंट भी होता है, नॉन ग्रेडिटेस भी होता है। डू यू अग्री? लेकिन प्लेज में क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी। बेली गुड्स को बेच सकता नहीं है, लेकिन पौनी का बेच सकता है जब तुमने लोन चुकाई नहीं तो। डू यू अग्री? बेलमेंट में गुड्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि आटा बनाने के लिए यूज करेगा, वो स्टिचिंग के लिए वो यूज करेगा, कार सर्विसिंग के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए यूज कर सकता है। लेकिन जो गोल्ड गिरवी रखा है उसको आप पहन नहीं सकते। डू यू अग्री? तो बैंक वाला बोले मैंने पहन के चेक किया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ब्लैक में गुड्स चेक नहीं होता, यूज नहीं होता। बेलमेंट में गुड्स थोड़ा बहुत यूज होगा उस काम के लिए, बाकी नहीं। डू यू अग्री? ये डिस्टिंक्शन को मैं 2 मिनट देता हूँ आपको। डिस्टिंक्शन मैंने क्यों डाला है, एग्जाम में आ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन क्यों? पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए इसीलिए डाला गया है। सब चीज साथ में समझ में आ जाए। मैंने आपको जूम इन जूम आउट करके दिखाया, देख लो। विक्रम जी ने बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पूछ रहा सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा इतना, एवरीवन। विश्वास हो गया? कंफर्म, चलो। सर अगर प्लेज में अगर अपन गाड़ी देते हैं तो वो तो यूज करते हैं। उसको प्लेज नहीं बोलते, हाइपोथिकेशन बोलते हैं। अब तो मुझे बोलेगा सर उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए अगली क्लास में मुझे सीखने के लिए आना। उसको प्लेज सर बोल। प्लेज ज्वेलरी का ही हो सकता है। प्लेज
देख वापस प्रश्न पूछा तो उन्हें, प्रश्न में प्रश्न पूछता है। तुमको तीन चीज समझनी पड़ती है, हाइपोथिकेशन, प्लेज और मॉर्गेज। मॉर्गेज अलग चीज होती है, हाइपोथिकेशन अलग होता है और प्लेज अलग होता है। इतना समझ ले कि प्लेज के अंदर गोल्ड या कुछ और जो लोन देता है उसके पास जाता है, मतलब लेंडर टेक्स ओवर द गुड्स। हाइपोथिकेशन में ऐसा नहीं होता। कार लोन में कार किसके पास रहती है? जिसने लोन लिया उसी के पास रहती है। आपने कार लोन लिया तो क्या कार वापस बैंक को दे देते हो, बैंक ले ले गाड़ी? नहीं। तो ये फर्क है किसमें, हाइपोथिकेशन और प्लेज में। कि प्लेज ही ऐसा है जहाँ पे लोन, प्लेज ही ऐसा है जहाँ पे लोन लेने के बाद आपका गोल्ड किसके पास चला जाता है? गोल्ड या कोई और चीज, डायमंड हो, गोल्ड हो, भैंस हो, गाय हो, जो भी हो, किसके पास जाएगा? लेंडर के पास जाएगा। कार लोन में कार जाएगी नहीं। मैं आपको देखो, अभी तूने ना अच्छा डाउट पूछा है तो थोड़ा सा तेरी मदद कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दे। लिखना है तो लिख लेना, देख मैं दिखा देता हूँ तेरे को स्टोरी। सिक्योरिटी मूवेबल हो सकती है, और क्या हो सकती है? चलो आप गिरवी रख दो, तो मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल को हम क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज। मूवेबल में दो चीजें होगी, या तो प्लेज या तो क्या होगी? हाइपोथिकेशन। प्लेज में लेंडर गिव्स द गुड्स, हाइपोथिकेशन में पहली पे मत जाना, गिव्स द गुड्स। मॉर्गेज में डॉक्यूमेंट्स आर गिवन टू लेंडर बट borrower continues to possess। मैं तो तुम लोग को एक समरी बना के दिखा दिया कि सिक्योरिटीज दो टाइप की गुड्स पे हो सकती है, मूवेबल पे और इमूवेबल पे। मूवेबल पे जो उसके दो प्रकार होते हैं, प्लेज और हाइपोथिकेशन। प्लेज यानी वो चीज जहाँ पे कौन गुड्स रखता है अपने, गुड्स लेंडर के पास रहते हैं, और हाइपोथिकेशन गुड्स बोरोवर के पास रहते हैं। मॉर्गेज में भी गुड्स, एसेट जो है वो बोरोवर के पास कंटिन्यू रहता है, पेपर जाते हैं सिर्फ। ये इसका समरी है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ प्लेज पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्लेज, ना हाइपोथिकेशन ना मॉर्गेज। समझा? अभी इनको आने नहीं दूंगा लेक्चर में, खत्म हो गए। अभी जो गए हैं वो गए। 6 जन पढ़ेंगे आज लेक्चर में, ठीक है? अब मुझे मैसेज मत करना विश्वास कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है? जस्टिस तो मैंने किया 2 3 बार 4 बार, लेकिन नहीं सुनते तो क्या करें? तुमको प्लेज का मतलब समझ में आया, हमने डिस्टिंक्शन देखा। अब हम आगे जा रहे हैं इसी स्टोरी के अंदर। चलिए, अब पौनी या प्लेजी वो कौन होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बोलो कि पौनी कौन हुआ। HDFC गोल्ड लोन ने देवयानी कसेरा को लोन दिया, और देवयानी कसेरा ने उसे गोल्ड जमा किया। तो देवयानी कसेरा कौन है? सर पोनी। साहब ने डन से लिया।
देवयानी का सेरा कौन है? पॉनर। और एचडीएफसी बैंक कौन है? पॉनी। जो गोल्ड का ओनर है वो पॉनर है, जिसको गिरवी किया वो पॉनी है। नंबर दो, विश्वास। अगर मैं कहूँ मुथूट गोल्ड लोन, मुथूट घर पे पड़ा हो सोना, घर फिर काहे को रोना, ये सब ऐड आती थी हमें, बराबर। तो ये सब मुथूट गोल्ड लोन, एचडीएफसी गोल्ड लोन, कोटक गोल्ड लोन, ये सब कौन है? ये सब पॉनी है। और जो लोन लेता है वो सब कौन है? जो लेता है वो सब ऑनर है। डू यू अग्री विथ इट? अब हम क्वेश्चन में क्या बोलने वाले हैं? राइट्स ऑफ डैश। राइट्स ऑफ डैश। राइट्स ऑफ पॉनी। राइट्स ऑफ पॉनी। राइट्स ऑफ पॉनी। अब पहला राइट क्या दिख रहा है यहाँ पे? राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेस्ड। राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेस्ड, क्या आपको ये याद आए कि राइट टू रिटेन गुड्स प्लेस्ड का मतलब क्या होगा? तो विश्वास, इसको रीड करो, आप इजीली समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इसका मतलब क्या होता है देवयानी बताएगी। सर अपने पास पौनी के पास राइट होता है कि वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है। क्या? बोलो बोलो। सर पोनी के पास राइट होता है कि वो अपने गुड्स को रिटर्न मतलब वापस ले सकता है। रिटर्न नहीं लिखा है, रिटेन लिखा है। हाँ सर, रिटर्न कर सकता है। गलत कर दिया बेटा आपने, कचरा कर दिया रिटेन का। विश्वास बता तो देवयानी को क्या लिखा है। सर यही कि वो उसके इंटरेस्ट और वो जो पेमेंट करा है वो देने के बाद अपने गुड्स वापस ले सकता है। जो उसने पोजीशन जो रखी है वो वापस ले सकता है। आप ले सकता है क्या बोल रहा है तू? सोच, सुना, दिमाग लगा थोड़ा। उल्टा, अरे भाई, पौनी अपने पास गुड्स को रख सकता है, रिटेन कर सकता है। रिटेन अपने पास रख सकता है जब तक उसका पूरा पैसा सूद समेत वापस नहीं मिल जाता। हाँ, वो तुम लोग 7 को 3 बजे पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे को। पौनी अपना पैसा जो उसने पॉनर को दिया, वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट, उसका पूरा का पूरा ब्याज, और उसके गोल्ड को संभालने का जो भी खर्चा हुआ, वो पूरा जब तक वसूल नहीं होता तब तक वो अपना माल वापस देगा। वो उनका माल वापस देगा नहीं। समझा? सर तशब बोल रही है कि उसको अंदर आना है। चलो हम आगे जाते हैं। राइट टू रिटेन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स, ये तो उससे ज्यादा बड़ा बाउंसर जाने वाला है। अगर ये बात, अभी आप लोग इसको पढ़िए और इसके बाउंसर को समझने की कोशिश करना, और मैं आपको ही पूछूंगा कि नहीं तो आपका ध्यान जाता नहीं है। चलो पढ़ो।
अरे चल गौतम बता मुझे क्या लिखा है। सर जो पौनी होता है वो गुड्स तब तक रख सकता है जब वो पॉनर का दूसरा कोई सा डेट भी हो, वो तब तक क्लियर नहीं हो जाए। क्या बोला लास्ट में, क्या बोला? सर मैं कह रहा हूँ कि जब तक अगर मतलब पॉनर का दूसरा कोई सा डेट भी है और इस इफेक्ट में है और वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक पौनी गुड्स रख सकता है। दूसरा पैसा, ऐसा बोला, दूसरा पैसा। ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उस गौतम की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब तक हमने 10 लाख का लोन लिया, हमने उसके सामने 15 लाख का गोल्ड जमा किया, उसके बाद हमें अचानक 1 और लाख की जरूरत थी, तो हमने सब्सिक्वेंट डेट लिया। कितने का? 1 लाख। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम पहले के 10 लाख चुका दें ब्याज के साथ, लेकिन सब्सिक्वेंट डेट का 1 लाख रुपया चुकाया नहीं है, तो पहले वाले लोन के सामने जो आपने 15 लाख का सोना वहां पे जमा किया था, वो लोग वो सोना अपने पास रख सकते हैं जब तक आप नया 1 लाख रुपया पूरा चुका ना दो, तब तक। उसे हम सब्सिक्वेंट डेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हमने एक लोन लिया, हमने गोल्ड गिरवी रखा, उसके बाद हमने एक और लोन लिया, और एक और लोन को हम क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट डेट, जो बाद में लिया गया। उसके बाद हमने पुराना वाला लोन पे कर दिया, हम चाहते हैं ये गोल्ड वापस मिल जाए। तो पौनी क्या कर सकता है? पौनी बोले ए भाई रुक, नया वाला लोन जो तूने लिया था वो भी चुका, तब तक ये गोल्ड वापस नहीं होगा। यानी पौनी अपने पास गोल्ड कंटिन्यू कर सकता है जब तक दूसरी वाली लोन भी क्या ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए। अभी क्लियर? अब मैं चाहता हूँ, मतलब क्या हो गया विश्वास, कि आप गोल्ड को रिटेन कर सकते हो, आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी और सब्सिक्वेंट डेट के लिए भी, जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर में पढ़ाई की थी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना इस पॉइंट पे, नंबर 3 प्लीज पढ़िए। पढ़िए, ये वाला पॉइंट पढ़िए। बोल। पढ़ा? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बताता हूँ। माने विश्वास के पास 100 गाय है, एक गाय की कीमत 5 लाख रुपए है, तो 5 करोड़ की गाय का फार्म हुआ। विश्वास को जबरदस्त पैसे की जरूरत है। अब बाजू वाला जो है सेठ, उसके पास 200 गाय है। विश्वास ने बोला मुझे पैसे चाहिए 50 लाख रुपए। ना मैं दे दूंगा, लेकिन मैं धंधा करता हूँ, सब आपकी गाय लेके गिरवी रखो मेरे पास तो मैं आपको पैसा दूं। तो विश्वास ने 100 गाय किसको दे दी? उनको दे दी। अब तब जाके उसे 50 लाख रुपए मिले, तो 6 महीने में दे दूंगा वापस, गाय लेके चला जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अब उसमें से मानो एक बीमारी फैली,
और उस बीमारी में विश्वास की जो गाय थी उसको वो बीमारी लगी, उसका खर्चा हुआ 2 लाख रुपए बीमारी में, उसे कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। वो बंदा जो है वो 2 लाख रुपए किसे वसूल कर सकता है? विश्वास से वसूल कर सकता है, क्योंकि वो हाँ, वो वसूल कर सकता है क्योंकि गाय तो उसकी किसकी है? विश्वास की। गाय का बछड़ा भी होगा तो किसका होगा? विश्वास का। उनका होने वाला नहीं है, तो उसका कोई नुकसान भी हुआ तो भी किसका? विश्वास का। तो ये, लेकिन उसने जो खर्चा किया वो सब कुछ किससे क्लेम कर लेगा? विश्वास से क्लेम कर लेगा। समझा? तो विश्वास से क्या क्या ले सकते हैं? नंबर 1, लोन का अमाउंट। नंबर 2, ब्याज। और नंबर 3, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। ये तो बार बार थोड़ी होगा, कभी कभी होगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंस रोज होने वाला है सर, कभी कभी बीमार पड़ेगा, कुछ होगा, रोज थोड़ी ना ऐसा होने वाला है, रोज ऐसा होने वाला नहीं है। फिर ध्यान से सुनना एवरीवन, पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पहले इतना पढ़ो। बारिशा, ये आओ। अरे बोला उसको करने हो जाए। अरे फोन करो। हमेशा आया फोन मत करिए छे। पूछेगी तो ठीक है, सोचेगी तो हम्म, ऊपर कौन है? ये खत्म, खाली ना जो है समझ में। मुझे जो है ऊपर मैं चार्ज करूँ जो हमेशा देख चलो हाँ नीचे तो छोड़ दो। कैमरा बस नहीं। हाँ नहीं। देखो इतना बड़ा आप लोगों ने, चल बोलेगा कौन? गौतम बोलेगा। गौतम क्या हुआ? चल चल, देगा नहीं बोलेगी, चलो हाथ ऊपर कर दिया। गौतम बोले ठीक है, क्या फर्क, मुझे तो कुछ फर्क नहीं है। चलो सर जब
सर जब पॉनर अपना पेमेंट देने में वो मतलब वो टाइम पे अगर पॉनर उसका पेमेंट नहीं देता है जो टाइम मेंशन होता है, तो पॉनी के पास राइट होता है कि या तो वो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, या फिर वो उस गुड्स को रिटर्न कर सकता है, जब्त कर सकता है, या फिर उसको सेल कर सकता है। बराबर है, शाबाश बेटा, आपका पहला आंसर सही हुआ। वाह वाह, शाबाश। अब ऑनर जब टाइम पे पैसा ना दे तो विश्वास या तो पौनी उस पर लीगल केस डाल देगा, या तो उसकी गुड्स को बेच देगा, और बेच के जो पैसा आएगा उसमें अपना पैसा जो निकले उतना काट के बाकी का बचे तो वापस दे देगा, हाँ या ना? अब इस स्टोरी में अगर जो पैसा आया इज लेस देन द अमाउंट ड्यू, तो बाकी के लिए ओनर लायबल रहेगा। अगर जो पैसा आया इज मोर देन द अमाउंट ड्यू, तो उसे वो सरप्लस लौटाना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों केस में आपको क्या देना पड़ेगा, पौनी को नोटिस देना पड़ेगा। किसको? बोरोवर को, कि भाई पैसा नहीं देगा मैं बेच दूंगा, पैसा नहीं देगा मैं बेच दूंगा, ये नोटिस देना पड़ेगा। इतना पार्ट पढ़ लीजिए, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट पढ़ लीजिए। अगर लो बेचने पे सरप्लस होगा या डेफिसिट, ये नोट का रेफरेंस है। आपने पढ़ लिया होगा बच्चों, आया ना? इसी के साथ आपने ऑनर पौनी के सारे राइट्स कवर किए। नंबर एक, कि वो गुड्स अपने पास रख सकता है अपने पेमेंट मिलने तक। नंबर दो, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी कवर कर सकता है। और अगर पेमेंट डिफॉल्ट हुआ तो वो क्या करेगा, वो या तो सूट फाइल करेगा या तो बेच देगा। बेचने से पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद भी अगर उसे पैसा नहीं मिला तो वो बेच सकता है। बेचने में दो बातें होगी, या तो आएगा सरप्लस या तो आएगा डेफिसिट। सरप्लस को वापस कर देगा, डेफिसिट के लिए वापस केस कर सकता है। अब हम आगे ऑनर पे। ऑनर मतलब कौन? वो इंसान जिसने लोन लिया, वो इंसान जिसने गोल्ड गिरवी रखा, वो इंसान जिसके नाम पे गोल्ड है, वो इंसान जो ओनर है उस गोल्ड का, उस गाय का, उस भैंस का, उस बकरी का। डू यू एग्री? शुरू करूं? रोहित, मुझे अफसोस रोहित के लिए हो रहा है। रोहित लेक्चर रेगुलरली रिकॉर्ड रिकॉर्ड लेक्चर में तशरफ, रोहित और कौन था वो, क्या नाम है, पलक, ये तीन लेक्चर स्टूडेंट्स है जो रेगुलरली वीडियो ऑन रखते हैं। बट अगर मैं अभी उनको बुलाऊंगा तो उनको समझेगा नहीं आगे का, तो बुला के मतलब नहीं बचता है, बराबर? तो उनको बोलो सर ने बोला है आराम करो। अच्छे बच्चों को पढ़ाऊंगा लेकिन शांति से पढ़ाऊंगा। कल सब रेडी हो के आएंगे मेकअप करके। एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि बाई चांस आपको वीडियो ऑन नहीं रखना है, मैंने 50 बार बोला, एक मैसेज डाल दो। अगर 10-15 बच्चे, 20-22 बच्चे में से अगर 10 भी ऑन रखते हैं ना, तो बाकी 10 को कंप्लेंट नहीं करता, छोड़ देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। तो 4-5 हो जाते हैं ना विश्वास, तो मुझे एक्शन लेना पड़ता। 12 बच्चे का वीडियो ऑन होता है तो बाकी का 8 को मैं, भाई तू कहाँ है मुझे नहीं पता, तू बैठ शांति से, जहाँ बैठना है बैठ। लेकिन आज ये बाकी सब चले जाते हैं। चलिए, rights of pony owner as the bearer of goods, owner has also all the rights of bearer। यानी राइट्स ऑफ बेलर के सब पॉइंट्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे, एवरीवन। राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ ओनर एक ही है, लेकिन
उसके अलावा कौन से हैं उसमें मैंने पहला कौन सा लिया है, राइट टू रिडीम, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है गौतम, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो रिडम्पशन के लिए एक मजेदार पॉइंट है ये, मैं चाहता हूँ आप अपनी दिमाग लगाओ आज। और मैं चाहता हूँ देवयानी ये वाला कंसेप्ट खुशी के साथ कंपेयर करके मुझे बताएगी, खुशी और देवयानी बताएंगे मुझे ये कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट का हर चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल, नोट और रीडिंग वाला पॉइंट, ये तीन चीजें पढ़ो, ये एग्जाम्पल, नोट और ये फटाफट।
Who is going to अरे वाह खुशी बेटा, आपको भी तो आना पड़ेगा। खुशी 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 खुशी, चलिए साथ में बताइए कब और खुशी एंड देवयानी, चलो देखते हैं कितना आता है दोनों को साथ में। चल खुशी जल्दी सर कर, जब पहले खुशी सर के जब बारे में, पहले रुक तू रुक, बोल खुशी। सर राइट टू रीडिंग मतलब अगर पॉनर पेमेंट करने में अगर फेल हो जाता है और पॉनी से नोटिस दे देता है कि वो उसके गुड्स को सेल कर देगा, तो एक्चुअल से के पहले तक पॉनर के पास राइट रहता है कि वो अपने गुड्स को रीडिंग करवा सकता है। शाबाश, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है वो देवयानी बताएगी। सर गुड्स की एक्चुअल सेल होने से पहले। और एक कंडीशन, सर उसकी एक्चुअल सेल होने से पहले ही कर सकता है। और एक कंडीशन, सर और एक यही कंडीशन। लिखी थी। सर यही लिखा था। और मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर उसको एक्स्ट्रा जो नहीं। एक्सपेंस है वो भी देने पड़ेंगे। हाँ सर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? चलता है अब थोड़ा। उस आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द स्टोरी, सबको समझा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है फॉर Yes, एग्जाम्स। sir. बेचने से पहले, खर्चा देने के बाद ऑनर अपना राइट रिडीम का यूज कर सकता है। बेचने से पहले, एक्सपेंस बेयर करने के बाद ऑनर अपना राइट कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे हर चीज क्लैरिफाई की थी, रिडेम्पशन का मीनिंग, रेफरेंस का पार्ट, और ये तब जाके ये चीज आपके दिमाग पे। तुम लोगों ने तो अभी, तुम लोगों ने वो भी कुछ, तुमने वो लोग, तुम लोगों ने वो चैप्टर, तुमने मॉड्यूल भी देखा होगा, मेरे नोट्स भी देखे ये वाले जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, तुमने ये भी देखा। कौन सा बुक देखा तुम लोगों ने, कौन सा देखा रे विश्वास? सर तुलसियान। तुलसियान देखा तुम लोगों को, तुम लोगों ने भी देखा? सर मैं तो सिर्फ आपके नोट से ही पढ़ रहा हूँ, मॉड्यूल हाथ ही नहीं लगा। फिर तुलसियान, तुलसियान देखा तुलसियान? सर ने उससे सोगा पढ़ाया था। हाँ वही तो, विश्वास ने देखा होगा ना कि नहीं देखा? ये सब, ये सब डिफाइंड नोट्स है, बनाए हुए नोट्स नहीं है, कॉपी और पेस्टेड है, कॉपी और पेस्ट। एनीवेज, मैं एक सेमिनार अटेंड किया था, मैं कुछ खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं खाली एक सेमिनार अटेंड किया था बहुत साल पहले, 4 साल पहले कुछ, एक सेमिनार था विश्वास, उसमें सीए फाइनल के स्टूडेंट्स आए थे और एक सेमिनार था तो मुझे बुलाया था। तो मैंने सेमिनार में ना मेरा नाम नहीं बोला विश्वास, मैं लेट पहुंचा था, 10 मिनट लेट, तो टाइम चला गया था इंट्रोडक्शन का। तो पूरा सेमिनार खत्म हुआ, मोटिवेशन सेमिनार था। उसके बाद लास्ट में किसी ने पूछा सर आपका नाम, तो मैंने बोला ध्वनिक सर। तो कोई बच्चा था, कोई और कॉलेज का और कोई और क्लासेस का, वो ग्रुप था उनमें 10-12 बच्चों का, कोई होगा दोस्त लोग सब आते हैं ना साथ में सब सेमिनार्स में। सर हमने आपके इंटर के नोट्स पढ़े थे एग्जाम्स में, इंटर सी के बाद हमें किसी ने दिए थे, किसी ने किसी को दिए थे, एंड तब एंड एंड उन्होंने मुझे देखा नहीं था क्योंकि तभी वो यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट बहुत, मैंने तो शुरू ही नहीं किया, अभी शुरू कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था, सिर्फ वो नोट्स पे नाम लिखा होता है ना, उससे तब खुशी हुई थी जब कोई बच्चा नोट्स पढ़े वाला बच्चा मिलता है, कहीं कहीं ऐसे ही रैंडम भी मिल जाए, जैसे आप मुझे कहीं मिल जाओ ऐसा हो जाए। चलो भाई, ये हो गया। पोनी के ड्यूटीज क्या क्या होते हैं? पोनी यानी वो बैग, सर उसका ध्यान रखो, यूज अदरवाइज यूज मत करो, वापस कर दो काम होने के बाद, मिक्स मत करो, इनकल से यूज मत करो, और ऐड होने पे वापस कर दो जो एडिशन होता है। ये सब चीजें आपने बेलमेंट में देखा था, चेक कर लीजिए, सबका सब आपने बेलमेंट में कहा था। रीजनेबल केयर, अनऑथराइज यूज नहीं करने का, रिटर्न करने का, नॉट टू मिक्स, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं, एक्रेशन वापस करिए, सब चीज आपने देखा हुआ, चेक करो। सर हाँ बेटा, एक बार एक्रीशन का एक बार मीनिंग बताइए। एक्रीशन समझाता हूँ मैं आपको, मेरी बेटी भी ऐसा बोलती है, मेरी बेटी भी ऐसा करती है और अब एक्रीशन में मैंने कल एग्जाम्पल लिया था, कुत्ते का एग्जाम्पल लिया था, याद है? तो कुत्ते के पिल्ले किसके होंगे? जिसका कुत्ता था, वही एक्रीशन ये यहाँ पे सेम, समझा? अब सर गोल्ड में क्या एक्रेशन होगा? गोल्ड में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शेयर शेयर बाजार के शेयर गिरवी रखे होते तो, और वो शेयर में बोनस दिया गया होता तो
तो बोनस शेयर्स किसके हो जाते, जिसके जिसके पहले वाले शेयर्स थे वो। अरे समझा क्या? एक्रेशन समझा बेटा, मस्ती कर रहा हूँ, डोंट, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब आता है ड्यूटीज ऑफ ऑनर। तो एक एक पॉइंट पढ़ते जाना, एक एक पॉइंट लाइन में पढ़ते। पॉइंट नंबर 1 को पढ़ो। ऑनर मतलब कौन? किसने लोन लिया। ऑनर मतलब कौन? जिसने गोल्ड गिरवी रखा। ड्यूटी नंबर 1, उसको पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है। ड्यूटी नंबर 2, अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ तो उसे वो भी पे करना पड़ेगा। जैसे हमने 2 लाख का एग्जाम्पल दिया था, काऊ का एग्जाम्पल। डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट, याद आया ब्रेक फेल वाला एग्जाम्पल? डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट बेलमेंट में था। ये विश्वास, ध्यान देना, क्या करता है तू, ध्यान दे। आजू बाजू तेरे कौन है, बोला उसको बात। आगे, इफ लॉस occurs to the body due to defect in policy title, the powner must indemnify। ये भी बेलमेंट का पॉइंट अगर याद करो तो टाइटल वाला पॉइंट मैंने सिखाया था, टाइटल, डिफेक्टिंग टाइटल। हेलो, ये वाला पॉइंट खाली नया है, पढ़ लीजिए। बाकी सब पॉइंट बेलमेंट के मैच है। लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, बाकी सब सेम सेम टू सेम है, बेलमेंट के पॉइंट्स है। पढ़ा? बाकी सब सेम है, खुशी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? ड्यूटीज ऑफ बेलर में, समझा? सेम है। कभी कभी कुछ ना पढ़ के समझ जाओगे, ये पार्ट आता है। अब ये वाला पार्ट जो मैं करवाने वाला हूँ, वो कहाँ पे आता है? एसओजी सर सेक्टर। हाँ बेटा, सर इंडेमनीफाई का मतलब? कॉम्पेंसेट करना। जो भी टाइटल के बुरे होने, गलत होने से जो भी नुकसान होगा, उसे क्या करना है? कंपेंसेट करना, नुकसान की भरपाई। ठीक है, ये थोड़ा हैवी है, नीचे रखता हूँ उसको। यहाँ पे आ जाओ, ड्यूटीज ऑफ बेली पे। बेली की ड्यूटीज में, where a person pledges the goods in which he has only limited interest. That is, pawner is not absolute owner of goods. The pledge is valid to the extent of that interest. Example, A pledges his jewelry worth rupees 1 lakh with B for advance of rupees 70. B pledges the same for 90,000 with C. Now this pledge is valid up to 70 plus interest due thereon. देखो भाई, सुनो ध्यान से एवरीवन, क्या वर्ड है? लिमिटेड इंटरेस्ट। कौन सा वर्ड है? सुनो, मैं इस एग्जांपल को साइड में रखता हूँ, पहले आपको एक नॉर्मल एग्जांपल। विश्वास और गौतम ने मिलकर एक साइकिल खरीदी। साइकिल की वैल्यू 20,000 रुपए। ई साइकिल। विश्वास को अपनी गर्लफ्रेंड के वैलेंटाइन डे के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, पैसे नहीं थे। विश्वास ने वो साइकिल गिरवी रख दी। तो विश्वास का इंटरेस्ट कितना है साइकिल में, पता है? सिर्फ 10,000 का, क्योंकि दोनों ने जॉइंटली खरीदी हुई साइकिल है। हेलो, हेलो। तो कल उठ के जिसको गिरवी रखी गई है, वो गौतम का स्टेक को काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी में अगर गिरवी विश्वास से रखी है तो सिर्फ 10,000 तक ही वो वैल्यू गिरवी काउंट की जाएगी, ना कि पूरी 20,000। विश्वास और उसकी वाइफ के नाम पे शेयर्स थे जॉइंटली, और विश्वास ने वो शेयर गिरवी रख दी है।
तो जॉइंटली में शेयर गिरवी रखोगे तो कितना पार्ट जाएगा विश्वास, उतना ही जितना विश्वास है गिरवी का। तो कितना 50% विश्वास का, क्योंकि उसकी वाइफ का। तो गिरवी कितने लगा, विश्वास है, उसकी वाइफ ने, विश्वास ने। तो आगे जाकर बैंक उसकी वाइफ का पार्ट नहीं बेच सकती, सिर्फ विश्वास का पार्ट बेच सकती है। हेलो, मतलब बाकी के पैसे किसको मिलने चाहिए, उसकी वाइफ को मिलने ही चाहिए, समझा। हेलो, हेलो, हेलो। अब यहाँ पे अब वो आवाज आ रही है। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, ए ने गुड्स प्लेज किए हैं वर्थ ₹1,00,000 विथ बी। 1 लाख के ज्वेलरी को प्लेज किया गया है, और कितने का लोन लिया है विश्वास, 70,000 का। बी ने वही गुड्स को आगे गिरवी रख दिया फॉर हाउ मच, 90,000 विथ सी। नाउ दिस प्लेज इज वैलिड अप टू ₹70 प्लस इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। ये एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करो फटाफट। बहुत इजी एग्जांपल है। गौतम, विश्वास और ध्वनिक सर को काउंट ले लो। देख भाई, क्या मैं समझाओ, एग्जांपल को समझाओ मैं, कि नहीं समझा, समझाओ, समझाता हूँ। दीवानी को स्पॉटलाइट से हटा देते हैं। दीवानी बहुत बड़ी दिखती है, स्पॉटलाइट कहाँ गया। ठीक है, सब सेम दिखते हैं। मैंने विश्वास से लोन मांगा, सर उसने कहा सर गिरवी तो कुछ रखना पड़ेगा। मैंने गोल्ड गिरवी रख दिया 1 लाख रुपए का। उसने मुझे 70,000 रुपए दिए। विश्वास ने गौतम को कहा, गौतम मुझे कुछ गिरवी रखना है, पैसा चाहिए। बोला कितने का गोल्ड है, बोला ₹1,00,000 का। कितना देगा, 90 देता हूँ, जा दे रहे। तो गौतम ने उसी गोल्ड पे विश्वास को कितने दिए, 90। वो मेरा गोल्ड है, जो मैंने किसको दिया था, विश्वास को। विश्वास किसको दिया, गौतम को। अब अगर मैं 70,000 चुका दूं ब्याज के साथ, तो मेरा इंटरेस्ट पूरा हो गया। तो मुझे मेरा गोल्ड वापस चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। जो गौतम कब एक्चुअली वापस कर सकता है, जब उसको अपने 90,000 मिल जाए विद ब्याज। क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तो ब्लेज कितने में किया है, सिर्फ 70,000 में। हेलो, तो मेरा इंटरेस्ट कितना है, 70,000 का। तो उतना मैंने पे कर दिया, मुझे मेरा गोल वापस है, बाकी है विश्वास खुद जाने। Do you agree? Do you agree? ऐसा वो एक्चुअली ऐसा। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे आपने काउंट किया। अब आपने ना ये सब जो चीजें है ना, ये आपने नेमोट डेट कॉड नॉन हैबिट में पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर। नेमोट डेट अभी का आगे का जो पॉइंट है ना विश्वास, ये वाला, ये दो, और यहाँ पे एक और, ये ये 5 के 5 पॉइंट्स है। मर्केंटाइल एजेंट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, pledged by a joint owner in possession and pledged by seller in possession। ये ना मिक्स हो गया, कुछ ना कुछ लोचा हुआ है प्रिंट के आगे पीछे भी। ये 2 पॉइंट्स कहाँ पे है, क्या आप लोगों को अभी 4 पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, क्या आप लोगों ने नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट पढ़ा है,
क्या आप लोगों ने नेमोडेट कॉर्ड नॉन हैबिट SOGA में पढ़ा है और 100% पढ़ा है? याद करो, कुछ याद है? वो तब जरा सा भी याद नहीं है। नोट्स ओपन करो आपके SOGA के नोट्स। तो PDF पे नोट्स नहीं। PDF से पढ़ा था। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। Sir, no one can give what he has not got. हाँ शाबाश बेटा, ढूंढ लिया आपने खजाना, शाबाश। ये रहा, देखो ये रहा, मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब के सब नाम आपको अभी यहाँ कहाँ मिले पता है? आपको यहाँ मिले, देखो, pledge by mercantile agent, pledge under voidable contract, और यहाँ पे pledge by a joint owner। ये सब वहां पे मिलेगा आपको, चेक करो, नेमोडेट कॉर्ड नॉन हैबिट, चेक करो। अब तुमको याद नहीं तो लफड़े होने वाले हैं इसको पढ़ने में। लेक्चर अटेंड किया है SOG का? सच में लेक्चर अटेंड नहीं किया? किया है ना, लेक्चर तो अटेंड किया है ना? किया है कि नहीं किया है? विश्वास नहीं किया है? सर अटेंड तो करा था पर समझ बहुत कम आया था। और तुम लोगों ने अटेंड मतलब नहीं किया होगा ठीक से, बस मस्ती मजाक में सर अटेंड तो रेगुलर करा था पर वो ऐसे बहुत स्पीड में चला था ना इसलिए। लक्षिता, सर सेम समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया है। बाकी सर पढ़ाएंगे वहां पे फेस टू फेस में, और आप ना समझो उतने तो आप दम नहीं हो, होशियार हो तुम लोग। चलो सुनो, जो ओनर होता है ना, अगर वो अपनी किसी को बेचता है तो जिसको बेचा वो ओनर बन जाता है। लेकिन जो ओनर नहीं है, वो अगर कोई चीज किसी को बेचे, ये कहेगा कि मैं ओनर हूं, फिर भी खरीदने वाला ओनर नहीं बनता है। फिर भी खरीदने वाला ओनर नहीं बनता है, क्योंकि अगर बेचने वाला ओनर नहीं है तो खरीदने वाला ओनर बन सकता नहीं है। इस रूल का नाम है नेमोडेट कॉर्ड नॉन हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। कोई इंसान किसी और को बेच नहीं सकता किस बेटर देन, मतलब जो आपका है वो आप किसी को दे सकते हो, जो आपका नहीं है वो किसी को आप दे सकते हैं। अगर मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता है तो मैं आपको कैसे सिखाऊं? तो मैं आपको क्या दे पा रहा हूँ जो मेरे पास है? जो मेरे पास नहीं वो मैं आपको दे सकता हूँ? सच बोलो, नहीं दे सकते। वैसे ही लॉ कहता है नेमो दैट कॉर्नर हैबिट मींस, आपके पास अगर टाइटल गुड टाइटल है तो आप किसी और को गुड टाइटल दे सकते हो। आपका टाइटल बैड है, बैड टाइटल, आपका ओनर नहीं है, सामने वाले को आपने दिया, वो भी क्या बनेगा? बैड टाइटल। विश्वास के पास चोरी का फोन है, चोरी वाला फोन, चोरी का फोन, उसे वो फोन बेच दिया, तो जिसको दिया उसे चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी वो चोरी का फोन ही माना जाएगा, क्योंकि उसने जिससे खरीदा वो ओनर था ही नहीं। कि कौन से याद आ रहा है कुछ? जरा सा भी याद नहीं, कुछ जरा सा। इसको है ना, मुझे लगता है फुर्सत से पढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि इसका स्टोरी बहुत लंबा है और यहाँ पे दो जगह मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लो, ये तो आपने पढ़ लिया था मेरे पास, ठीक है,
एक काम करो, यहाँ पे ना मैं यहाँ पे आप लिख देना टू बी डिस्कस्ड अंडर एसओजी है, इतना लिख दो, क्योंकि मैं एसओजी में शांति से एक बार भी पढ़ा दूंगा तो आपका इजीली हो जाएगा इसके कंपैरिजन पे, क्योंकि यहाँ पे आधा पढ़ाऊंगा, वापस मुझे कहाँ पढ़ाना पड़ेगा आपको, अगर आप थोड़ा सा भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो उस पे। अब ये वाला पार्ट खाली, तो ये भी नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, मैं एक रिकैप देके इसको क्लोज करता हूँ फटाफट। सर आप एसओजी पढ़ाओगे? चांसेस बहुत कम है सब पूरा पढ़ाने का, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा, जो आप खाली बोलोगे उतना पढ़ा दूंगा, सर अपन एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। जैसे ही आपकी आ गया। थैंक यू सर। क्विक थैंक यू सर। रिवीजन कैसे समझेगा आपको, जब आपने लेक्चर के बाद भी आप लोग तांडव कर रहे हो, सर हम लोगों को लगा कि आप एसओजी पढ़ाओगे। इसलिए आपने ध्यान ही नहीं दिया लेक्चर में। यस सर। तो इंसान पढ़ के लेक्चर में बैठा है गौतम, तो ध्यान तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सच बोलो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सर तो हमारे पास ऑप्शन था ना कि यहाँ समझ नहीं आएगा तो वहां पे होगा ही सही। तो फिर सब तो, इसलिए तो और देख ध्यान देना चाहिए, आराम से पढ़ो बोनस में। मुझे पता नहीं था, चलो भाई यहाँ पे ध्यान दो। पहले बिल में चैप्टर का प्लेज का डेफिनेशन कहता था कि जब आपने गुड्स को सिक्योरिटी के नाम पे दिया है किसी और को, उसे हम प्लेज मानेंगे बेलमेंट के बदले। यहाँ पे दो पात्र है, एक का नाम है बेलर और बेली के बदले पॉनर एंड पॉनी। पॉनर मतलब वो जिसने गोल्ड गिरवी रखा, और पॉनी यानी वो जिसको उसने गिरवी रखा है। पॉनर यानी बोरोवर, पॉनी यानी लेंडर। एसेंशियल सेम टू सेम रहेंगे, जो हमने बेलमेंट में पढ़े वो वहीं के वही यहाँ पे आ जाएंगे। राइट्स के अंदर पहला राइट था, वो अपने गुड्स को अपने पास रख सकता है जब कौन पॉनी, जब तक उसको पूरे पैसे, पूरा खर्चा और पूरा ब्याज नहीं मिल जाए। तो सब्सिक्वेंट डेट के लिए भी वो पहले वाले गोल्ड को अपने पास रख सकता है जब तक सब्सिक्वेंट डेट के भी पैसे ब्याज ना मिल जाए तब तक। क्या वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस, ये भी वो क्लेम कर सकता है। अगर खर्चा हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है। अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो वो बेच सकता है या सूट फाइल कर सकता है। अगर बेचेगा और कम पैसा है तो उसके लिए रिकवर कर सकता है, और ज्यादा है तो वापस दे सकता है, वापस दे देने पड़ेंगे उससे पैसे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि नोटिस देना बहुत जरूरी है। ऑनर का राइट्स क्या है सर? वो अपने गुड्स को रिडीम करवा सकता है। रिडीम करवाना यानी ड्यू डेट के बाद पेमेंट ना मिलने पर अगर पॉनी वो गुड्स को बेचने की कोशिश करता है, तो बेचने से पहले अगर वो प्रॉमिस कर दे कि मैं अपने पैसे एक्सपेंसेस सब देने को तैयार हूँ, तो ऑनर वहां पे अपने गुड्स वापस क्लेम कर सकता है। ड्यूटीज ऑफ पॉनी के अंदर टू टेक केयर ऑफ गुड्स एंड ऑल दैट, जो रेफरेंस हमने ऑलरेडी कवर की है बेलमेंट के अंदर। टू टेक केयर, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, to repay the to return the goods once payment is made, not to mix the goods, not to make inconsistent use of goods, and return accretion to the goods. यहाँ पे ये वाले पार्ट पे हमने ये कवर करने पे ये खाली हमने पेंडिंग रखा है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। पेज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, ये वाला पार्ट हम एसओजी के साथ करते थे। बेलमेंट का डिस्टिंक्शन जो था वो पूरा का पूरा हमने पहले ही कवर कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने उसका मीनिंग, पार्टीज के नाम, पर्पस एनी और सिक्योरिटी कंसेशन यहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं था, वहां पे जरूरी है। वहां पे हम बेच सकते हैं कौन प्लेज में, यहाँ पे हम बेच सकते हैं नहीं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते नहीं। इसी के साथ हम लोगों ने एक छोटा सा चैप्टर फिनिश करा। अगला चैप्टर जो है वो इससे भी छोटा है, उसका नाम है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश इंडेमनिटी। इंडेमनिटी। सिर्फ 2 पेज का चैप्टर। कितने पेज का? 2 पेज का। आप ग्रुप में लिख दीजिए अभी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एट 7 PM। कितने बजे? 7 PM। ठीक है, तो शुरू करके वहीं पे फिनिश करें। अभी मैं कर रहा हूँ वापस, एक और चैप्टर मिस होगा। 7 बजे वापस मिलो, 7 to 7:45 के अंदर हम क्या फिनिश कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फिनिश कर देंगे। विश्वास तो वॉइस ग्रुप में लिख दे, दिव्यानी तुम कहीं ग्रुप में लिख दे। और कोई डाउट है तो पूछो मुझे, सर ये वाला पीडीएफ भेज देना। वो भेज दे। ठीक है, मैं फोन और सर टेस्ट आज है कि कल 9 सुबह? बजे रात को आज ही है। आज ही है? ठीक है।
चलो सर वो मैंने